साल जी हमने जी जी ठीक है खालिद साहब, इस साल हमने अनफॉर्चुनेटली जो गंदम का क्राइसिस देखा है, बहुत से लोगों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, एहतजाज भी हुए, हुकूमत ने ब्लेम गेम भी खेली, इंटरिम गवर्नमेंट को ब्लेम किया। अब आकर जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब बात कर रहे थे कि एक बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम के लिए ये ज़राअत का शोबा है, आपको कुछ नज़र आया इस बजट में ज़राअत के शोबे के लिए? जी बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ हमें गंदम में मार नहीं पड़ी, हमें कपास में और मक्की के रेट में भी तकरीबन ये तीनों फसलें मिला के हमें कोई 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है काश्तकारों को। जहाँ तक है ये बजट का सवाल, इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना, कोविड-19 की वजह से कमोडिटीज़ के रेट ऊपर चले गए पूरी दुनिया में, हमारी भी फसलों के रेट बेहतर हुए उससे, और उसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। और गंदम का रेट बढ़ने की वजह यूक्रेन वार थी जी। अब दोनों यूक्रेन वार के भी इफेक्ट खत्म हो गए और इसी तरीके से कोरोना कोविड-19 के भी जो असरात थे वो खत्म हो गए। जो लोग कहते हैं स्मगलिंग भी एक फैक्टर था, वो नहीं था? नहीं, मेरी बात सुनो ना, स्मगलिंग फैक्टर ये था कि हमारा रेट कम था, बाहर रेट ज़्यादा था। स्मगलिंग फैक्टर ये था जी एक्चुअली। तो अब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहीं खड़ी है, हमारी तमाम फसलों के रेट नीचे चले गए हैं जी। बजट में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप ये देखें ना कि हमने यूरिया इस्तेमाल की 5000 साढ़े 5000 गंदम में इंडियन काश्तकार को मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 800-900 रुपये की। सही। हमने DAP ली 14,000 रुपये की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में मिली 3600 रुपये की। इस तरह डीजल हमें मिला 300 रुपये लीटर, इंडियन काश्तकार को ग्रीन डीजल के नाम पे एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडाइज्ड डीजल मिलता है। फिर बिजली का हमारा रेट कोई 60-65 रुपये यूनिट चला गया, 5 रुपये 35 पैसे से 4-5 सालों में। इंडियन काश्तकार को इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे बिजली फ्री मिलती है। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा दुनिया के साथ रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे काश्तकारों के पास। सही। दूसरा हमारा जो मसला है कि हमारी पर एकड़ पैदावार कम है। उसकी वजह यह है कि हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। यानी जिस सेक्टर से आप 15 से 20 हज़ार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहाँ पे जो रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर है कि वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। हमारी पर एकड़ पैदावार नहीं बढ़ी। अब आप ये देखें कि इस साल बम्पर क्रॉप जब से पाकिस्तान बना है, सबसे बम्पर क्रॉप तो पंजाब की जो एवरेज हमारी पैदावार है ये गंदम की वो 34 मन है, पहले 29-30 मन होती थी, जबकि इंडियन पंजाब की 55 मन है। यानी कि अब भी बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारा और उनमें, और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। वजह रिसर्च। हमारा अगर देखें ना, ब्राज़ील ने चंद सालों में तरक्की की है तो उसकी वजह यह है कि हमारा एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 रिसर्च का बजट है, उनका 1.75 है। यानी कि एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बजट में हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम न किया गया तो हमारे लिए एग्रीकल्चर इस वक्त फिजिबल नहीं है। तो जो शमसी तवानाई पे वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, इससे कॉस्ट कम नहीं होगी जी? शमसी तवानाई नहीं, देखो ना, वो तो एक फैक्टर है ना, पानी जी। अच्छी बात है शमसी तवानाई पे उस पर शिफ्ट करें, बहुत अच्छी बात है, एक फैक्टर है। अब आप देखें फर्टिलाइजर हमारा बड़ा इशू है, पेस्टिसाइड हमारा बड़ा इशू है। अब लेबर चार्जेस को ले लें कि आज से 4 साल पहले हम चावल जब ट्रांसप्लांट करवाते थे मुंजी को तो हम देते 2000 रुपया, आज लेबर को हम पे करते हैं 10,000 रुपये, जिसको हम कम भी नहीं करवा सकते। अब आप ये देखें ना कि रेट कहाँ से कहाँ चले गए जी। मक्की का रेट था 4000 रुपये, वो 1500-1600 रुपये आ गया। अच्छा, गंदम का रेट था 3900, वो 2400-2500 पे आ गया। अच्छा, कपास पिछले साल हुकूमत ने खुद मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी 8500 रुपया, लेकिन हमें रेट मिला 6-6,500 रुपया। यानी कि हुकूमत ने अगर हमारे साथ कोई कमिटमेंट की है तो वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस वक्त मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू है वो फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। और हम पाकिस्तान में हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। अगर हमें इस वक्त एग्रीकल्चर में ग्रोथ चाहिए। दूसरी एक चीज़ और है जी, मैं चैलेंज से कहता हूँ जी, इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़राअत के अलावा और है क्या? टोटल आपके पिछले साल की जो टोटल एक्सपोर्ट थी 31.5 बिलियन डॉलर थी, उसमें सिर्फ कॉटन का 20 बिलियन डॉलर हिस्सा था, 3 बिलियन डॉलर आपका उसमें राइस था, 2-3 बिलियन डॉलर और बाकी तमाम मिला के, यानी कि 25-26 बिलियन डॉलर 31.5 बिलियन डॉलर में एग्रीकल्चर है। सही। और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं है इस वक्त, इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए। हमने सबक नहीं सीखा जी। मतलब आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्टर पर रिलाय किया है अपने रेवेन्यू के लिए वो यही है, लेकिन रिसर्च के लिए पे बैक नहीं करते। देखें ना, अब आप ये देखें ना, सबसे तमाम सेक्टर से हमारे सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है इस दफ़ा।
इतनी ग्रोथ किसी की भी नहीं है। तो वो फिर गंदम खरीदते नहीं है ना, ग्रोथ हो जाए तो। नहीं हमारे साथ तो ये हुआ ना, हमारे बुजुर्गों का कॉल था जिसके घर दाने होते कमले भी सियाने, साढ़े घर दाने हैं सियाने भी कमले हो गए। आप यकीन कर रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अली साहब, ये जो बात कर रहे थे इससे पहले हम कैपिटल गेन टैक्स के बारे में या प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में जो बात हो रही थी, आतिफ साहब ने भी बात की, आपको लगता है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान का बुनियादी इशू ये सेक्टर्स हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो अनचेक्ड पावर है उनकी, जिस तरह प्रॉपर्टी सेक्टर की बात कर लें अगर हम, लेकिन अगर इसकी टैक्सेशन होती है तो उसकी भी कंडेमनेशन होती है, फिर नैरेटिव कौन सा ठीक है दोनों में से? देखिए, नैरेटिव को समझने के लिए ना पहले हमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हमारे पास कोई ग्रोथ प्लान है कि नहीं है। हमारी इकॉनमी में हुकूमत की तरफ से कोई प्लान है कि हमने इस सेक्टर पर को तरजीह देनी है दूसरे सेक्टर्स के ऊपर, और उसकी वजूहात क्या हैं, उसको हमारे जो टैक्सेस और सब्सिडीज़ हैं वो उसके हिसाब से चल रहे हों, हमारे जो इदारे हैं वो उसको सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पर इन्होंने बात की R&D की, तो ये सवाल उठता है कि R&D पाकिस्तान में आखिर हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक नहीं कई हैं, तो उनसे जो हमारे पास आउटपुट निकलनी चाहिए उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी गई, और आज की नहीं साल नहीं दी गई। लेकिन आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए देखें, नॉन फाइलर का लफ्ज़ कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है एग्जैक्टली उसके अंदर, और ये लेकिन हैविंग सेड दैट गरीब ममालिक के अंदर नॉन फाइलर जैसे पाए जाते हैं, और उसको उस मसले को हल करने के लिए आप इकदामात लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो अभी जो इकदाम लिया है कि उनके लिए 1 से 2.25% कर दिया विद होल्डिंग टैक्स को, ये सही है? मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप जितना ज़्यादा नॉन फाइलर के लिए इकॉनमी के अंदर काम करना रेट जो है वो मुख्तलिफ करेंगे टैक्स फाइलर से, उतना वो इनकरेज होंगे। ज़ाहिर है टैक्स दो चीज़ों में इनकरेज होंगे, एक ये कि वो फॉर्मल टैक्स रेट में आए, दूसरा ये कि वो बिल्कुल इनफॉर्मल सिस्टम में चले जाएं, यानी कैश इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आपने उसको भी एड्रेस करना है, यानी आपने अपनी फॉर्मलाइजेशन के ऊपर आपको जब तक आप जाके एक टैक्स कलेक्शन को बाय फोर्स उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं आएगा, आप लोगों को कंपेल नहीं करेंगे, तब तक इसके अंदर इनफॉर्मेलिटी बढ़ने का भी एक खदशा ज़रूर है। लेकिन ये रियल एस्टेट की तरफ अगर हम बात करें तो हमने हुकूमत ने पॉलिसियाँ ऐसी इख्तियार की हैं पिछले 10-15 साल से, रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इनकरेज किया है। तो हर आदमी जो इन्वेस्टर है उसी तरफ जाता है, वो बजाय अपने सनतकारी के अंदर इन्वेस्ट करने के, जो हमारी 70 की दहाई 80 की दहाई में फिर भी कुछ ज़्यादा सनतकारी थी, ठीक है, उसके बजाय हम प्लॉट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आ गए। बिल्कुल, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई है। और हमारा एक मेजर जो एक मसला है इस मुल्क का वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। हमारी एक्सपोर्ट इतनी कम है कि वो हमारी इंपोर्ट्स को हमें अलाउ नहीं करती हैं, और उसकी वजह से डॉलर भी महंगा होता है। ठीक, तो एक्सपोर्ट ठीक करने के लिए भी रियल एस्टेट को खास तौर पर टैक्स करना बहुत जरूरी है। उसको टैक्स करना जरूरी है। लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आतिफ साहब से ये सवाल करेंगे, टैक्सेशन रियल एस्टेट की होती है तो उसके खिलाफ फिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों पेश किए जाते हैं? आफ्टर द ब्रेक।